नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिक्षा पढ़ते के इस एपिसोड में। दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की वोटिंग देश में हो चुकी है। इसमें 428 लोकसभा सीटों पर जनता अपनी फैसलों को सुना चुकी है। अब बारी छठे चरण की है। बची हुई 100 कुल 15 लोकसभा की सीटों में छठे चरण में 58 और 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन छठे चरण की वोटिंग में 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को जिसके लिए वोटिंग होनी है, उसके लिए आज यानी 23 मई को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। और इस आखिरी दौर के प्रचार में सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी ताकत पूरी झोंक रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये फेज छठे चरण जो वोटिंग के जो फेज है, पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के पार ले जाने में बड़ी भूमिका निभाने में कामयाब रहा था। 58 लोकसभा की सीटें, और इन 58 लोकसभा की सीटों में कई राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीट, हरियाणा के 10 लोकसभा की सीट, दिल्ली के 7 लोकसभा की सीट, कश्मीर की 1 लोकसभा सीट, बिहार के 8 लोकसभा की सीट, बंगाल के भी 8 सीट है, झारखंड के 4 सीट है, ओडिशा के 6 सीटें। कुल जमा इन 58 लोकसभा सीटों पर जब छठे चरण में वोटिंग होगा तो इसमें से 58 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2019 में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। इन 58 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी नील बट्टा सन्नाटा थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक यानी 40 लोकसभा की सीटें मिल गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव। क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी इन 58 में से 40 सीटें जीतने में कामयाब होगी? उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो पीढ़ी चल रहा है, वहां कास्ट सेंसस की बात चल रही है। वहां पर दलित प्रधानमंत्री के तौर पर, देश के पहले दलित प्रधानमंत्री के तौर पर लोग इसको राहुल गांधी की गारंटी के तरह ही एक गारंटी मान रहे हैं कि यदि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार दलित समाज से आने वाला कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम। और इस सब के बीच पीडीए जाति जनगणना, दलित प्रधानमंत्री, संभावित प्रधानमंत्री, और इन सब के साथ साथ एमएसपी गारंटी, 30 लाख सरकारी नौकरियां और सभी शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 1 लाख रुपए अर्थात महीने का 8500 रुपए, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है। और इन सब के बीच जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी की सभाओं में जो भीड़ जनसैलाब उभर रही है, बिहार में कहीं तो तेजस्वी यादव के लिए जो भीड़ उभर रही है, और झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता जा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों के भीतर संबित पात्रा के बयान को भी अगर देखें, जिसमें वो भगवान जगन्नाथ को भी नरेंद्र मोदी का भक्त बताते हुए दिखते हैं। ये अलग बात है कि बाद में ऐसा वो कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन देश की जनता के भीतर तो ये बात जा चुकी है। बात निकली है तो दूर तक पहुंचेगी, और इतनी दूर तक पहुंचेगी कि पश्चिम बंगाल की जंगल महल इलाके के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, वहां के 8 सीटें जो छठे चरण में वोटिंग होनी है उसमें 5 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की 2019 में। क्या इस बार भी 5 की सीट जीत पाएगी? शुभेंदु अधिकारी के परिवार के बाहर कोई निकलता हुआ दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन देखते हैं वोटर्स छठे चरण में क्या करते हैं। और बात अगर हरियाणा की जाए, राजीव कुमार का आयोग अग्निवीर योजना पे नहीं बोलने की नसीहत और सख्त हिदायत कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। उसे सेना के मामले में राजनीतिक दखलंदाजी लग रही है। कल्पना के पर है कि यही राजीव कुमार का आयोग 1987-88 में अगर होता तब तो वीपी सिंह को एयरफोर्स में बोलने भी नहीं कि सेना के लिए तोप आई, इस पर कोई ना बोले। कमाल की बात है भैया। और कमाल की इस बात के दौर में जब अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात जब राहुल गांधी करते हैं, इंडिया अलायंस करता है कि अग्निवीर योजना ही खत्म कर दी जाएगी, जितने लोगों की बहाली इस स्कीम के तहत हुई, अंतर्गत हुई है, सबको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, यानी 4 साल बाद उनको वापस घर नहीं लौटना होगा। तब राजीव कुमार का आयोग ये कहता है। निर्वाचन सदन के भीतर बैठ करके, निर्वाचन सदन में बैठ करके राजीव कुमार का आयोग ये कहता है कि अग्निवीर पर न बोले, संविधान पर न बोले, इस तरह की बातें नहीं बोली जाए। और इस तरह से जब चुनाव में सीधा सीधा राजीव कुमार का आयोग एक, कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी विशेष के तौर पर, यानी कथित तौर पर नहीं, वास्तविक तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर बैटिंग खेलने के अंदाज में खुद को आ रहा है, ऐसा संदेश देते हुए महसूस किया जा सकता है। तो क्या इस देश में अग्निवीर योजना पे लोग बोलने से चुप हो जाएंगे? क्या अग्निवीर योजना के ऊपर अपने मैनिफेस्टो की बातें कोई नहीं करेगा?
हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर भी बड़ा मुद्दा है वो। बिहार के जिन इलाकों में वोटिंग है, चंपारण के इलाके में, सारण के कुछ हिस्से में, वहां पर भी ये मुद्दा है। सरकारी नौकरियां तो हर जगह एक मुद्दा है, रोजगार और महंगाई हर जगह एक मुद्दा है, खेती किसानी हर जगह मुद्दा है, कास्ट सेंसस हर जगह मुद्दा है। लेकिन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के लिए अफसोसजनक बात यह है कि नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में देश की जनता के भीतर खुद एक मुद्दा बन गए। आज से पहले, इस चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी टोन सेट करते हैं, विपक्ष उसमें उलझ जाता है। आज विपक्ष टोन सेट कर रहा है, आज विपक्ष बिसात बिछा रहा है और नरेंद्र मोदी उस बिसात में फंसते जा रहे हैं, उस बिसात में उलझते जा रहे हैं। 10 साल का प्रधानमंत्री पद कम नहीं होता। मनमोहन सिंह को भी देश की जनता ने 10 साल दिया था और 10 साल में देश ने क्या खोया क्या पाया उसका अवलोकन करने के बाद नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी थी देश की जनता। बदलाव की चाहत में नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता सौंपी थी, लेकिन बदलाव की चाहत वो भी इस रूप में कि कॉरपोरेट घराने के चांद ही कटने लगे और इस देश के आम आदमी 5 किलो राशन के लिए मोहताज है। छठे चरण के भीतर ध्यान दीजिए, पूर्वांचल का क्षेत्र, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र, ये बिहार का एरिया और ये बंगाल, झारखंड और ओडिशा का क्षेत्र, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हालात किस ओर बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बिहार में साथ लेकर के आई। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में फायदेमंद हुए? क्या इस चरण में तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को बचा देंगे? गुंजाइश तो कम दिखती है, क्योंकि क्या झारखंड के भीतर जो 4 सीटें एनडीए गठबंधन की थी उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी की और 1 आरक्षित सीट, क्या वो बच पाएगी? हालात बेहद मुश्किल लग रहा है। और ओडिशा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को जो 2 लोकसभा की सीटें मिली थी, क्या संबित पात्रा के बयान के बाद वो सीटें बचेंगे? पश्चिम बंगाल के भीतर अब वो हालात बने रह गए हैं, खास करके हाईकोर्ट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट के मामले में जो फैसला कल आया सामने, उस फैसले ने जो राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। उस परिभाषा के दौर में और एक नए तरह की पॉलिटिकल टर्निंग के दौर में जब राजनीति ग्रुप को एक 180 डिग्री पे घुमाता हुआ दिखाई दे रहा हो, उस समय हाईकोर्ट का एक फैसला आ जाए जहां पर समाज के बहुत बड़े तबके को प्रभावित करता हो, तो फिर दलित चेतना और आदिवासी चेतना के साथ ओबीसी सर्टिफिकेट का मुद्दा है, तो ओबीसी चेतना भी नरेंद्र मोदी के चुनावी नैरेटिव के दायरे से बाहर निकलते हुए दिखती है। क्या कुछ होगा सुल्तानपुर के भीतर? क्या होगा इस इलाके के दूसरे सीटों का? क्या होगा बिहार में राधा मोहन सिंह का? और क्या होगा लवली आनंद का? क्या होगा हरियाणा में नवीन जिंदल का? क्या होगा दिल्ली में कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का? क्या होगा पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के परिवार का? और क्या होगा इस दौर में झारखंड के इलाके में, खासकर राजधानी रांची के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार? तो राजनीतिक जिस दिशा में बढ़ रही है, उस दिशा में राजनीतिक को पहुंचने देने की और उस बदलते हुए हालात के लिए बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार फिर से 40 लोकसभा सीटें हासिल कर पाएगी? ध्यान दीजिए, व्यक्ति आधारित नहीं, मुद्दा आधारित चुनाव बन चुका है 2024 का लोकसभा चुनाव। जब मुद्दा देश आधारित चुनाव है देश में, तो क्षेत्र के नजरिए से कैंडिडेट की भूमिका हो गई, तो उस क्षेत्र का क्या होगा? जो कैंडिडेट कुछ तो 5 सालों तक, कुछ 10 सालों से अपने वोटर्स को ये कहते रहे कि वोट हमें दिया था, क्या वोट तो नरेंद्र मोदी से दिया था, तो जाकर के नरेंद्र मोदी से सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा। तो आज के दौर में उन सारे कैंडिडेट में से कोई ज्यादातर लोग बदले नहीं गए, वो यूं ही बरकरार है, वैसे ही बरकरार है जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बरकरार थे। तो उन सारे कैंडिडेट के साथ देश की जनता कौन सा सलूक करेगी? और इस सलूक के दौर में, राजनीतिक सलूक के दौर में, जब देश की जनता अपने मुद्दे के साथ साथ अपनी चेतना को भी लेकर के आती है, तो ऐसे में 5 किलो राशन के लिए, लाभार्थी चेतना के लिए कोई बड़ी गुंजाइश नहीं बचती है। प्रधानमंत्री के बेतुके बयानों को देख लीजिए। पहले उन्होंने कहा मंगलसूत्र छीन लेंगे, बाद में कहा 2 भैंसे हैं, 1 भैंस वो ले लेंगे कांग्रेस वाले, इंडिया गठबंधन वाले। अब तो बात आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ गई कि घर की दूसरी चीजों पर भी वो बातें करने लगे। कल को यह ना बोलते हुए कहीं नजर आ जाए कहीं कि समोसे में का आलू निकाल लेंगे, आलू निकाल लेंगे, समोसे के पपड़ी खाने के लिए छोड़ देंगे। क्या ये सब अब कहना बाकी रह गया है? या ये कहना बाकी है कि घर के बाहर जो स्वस्तिक का
चिन्ह जो लगाते हैं वो भी चिन्ह उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। जय हिंद, जय भारत।